आज हम जैविक संसाधनों में से एक खाद्यान्न फसलों में एक या दो प्रमुख खाद्यान्न फसलों का विवेचन करेंगे। दुनिया की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण खाद्यान्न एवं खाद्यान्न फसल चावल या धान है। विश्व की आधी से भी कुछ अधिक जनसंख्या चावल की कृषि एवं चावल आधारित भोजन पर निर्भर करती है। यह एक ऐसा खाद्यान्न है जो बड़ी जनसंख्या का पेट भरने में समर्थ है, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता की दृष्टि से चावल सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। इसलिए विश्व के सघनतम जनसंख्या घनत्व के प्रदेशों में चावल सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है और सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल भी है। विश्व के जनसंख्या घनत्व को देखने से ज्ञात होता है कि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जिनमें मानसूनी प्रदेश दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में हिंद, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, बर्मा, जिसे पूर्व में बर्मा जानते थे, और दक्षिणी एशिया में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि स्थित हैं। ये मानसूनी जलवायु के क्षेत्र विश्व के उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र हैं। आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के अन्य क्षेत्रों में भी चावल की कृषि की जाती है। समस्त मानसूनी प्रदेश एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में चावल की कृषि महत्वपूर्ण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। विश्व में एशिया महाद्वीप चावल की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ करीब 95% चावल का उत्पादन, पूरे विश्व के 95% चावल का उत्पादन किया जाता है। सभी खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक प्रति एकड़ प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता वाली फसल चावल है, तथा विश्व के सघनतम जनसंख्या घनत्व के प्रदेशों में चावल की कृषि ही एकमात्र उपाय है जो इतनी सघन जनसंख्या के पेट भरने के लिए सक्षम है। अन्य फसलें उगाने पर इतनी सघन जनसंख्या का भरण पोषण संभव ही न हो पाता। चावल एक ऐसी फसल है जिसे आसानी से भंडारित किया जा सकता है तथा जो सरलता से खराब भी नहीं होती है। इसलिए विश्व के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले आर्द्र प्रदेशों में चावल कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। चावल की कृषि के लिए 120 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत की आवश्यकता होती है, अन्यथा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा ही यह फसल उत्पादित की जा सकती है। चावल की कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी, नदी घाटियों में पाई जाने वाली मिट्टी का जो स्वरूप है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी अथवा चिक्का दोमट क्लेवे लोम, चिक्का युक्त लोम दोमट मिट्टी, चिक्का प्रधान दोमट मिट्टी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। विश्व में या तो
मानसूनी दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के मानसूनी तटीय प्रदेश अथवा नदी घाटियाँ चावल की कृषि के लिए उपयुक्त अवस्थिति प्रदान करती हैं, जहाँ या तो उच्च मात्रा में वर्षा की प्राप्ति होती है अथवा सुनिश्चित सिंचाई के स्रोत नदियों या नहरों के द्वारा अथवा नलकूपों के द्वारा उपलब्ध हो पाते हैं। इसलिए विश्व के आर्द्र प्रदेश अथवा नदियों से प्रवाहित प्रदेश तथा उनकी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र चावल की कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम के नदी घाटी के प्रदेश, ये सभी उच्च जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र हैं जहाँ चावल प्रमुख खाद्यान्न है। इनके अतिरिक्त श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड के अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश भी देशों जैसे इंडोनेशिया में भी चावल एक प्रमुख खाद्यान्न है। महत्वपूर्ण लोगों के भरण पोषण का एकमात्र महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। इन क्षेत्रों में इन उच्च जनसंख्या घनत्व के तथा उच्च वर्षा एवं आर्द्रता के क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि तथा परिवारों के बंटवारे के कारण कृषि फार्मों के आकार छोटे हो गए हैं। इसलिए प्रत्येक छोटे छोटे फार्म या खेत में मशीनरी का उपयोग संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि छोटे कृषक ज़्यादा मात्रा में पूंजी निवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में चावल की कृषि मानवीय श्रम पर आधारित होती है, जहाँ मशीनों की भूमिका न्यूनतम रहती है। मानवीय श्रम के गहन निवेश के कारण मशीनों की अधिक आवश्यकता इन क्षेत्रों में नहीं होती है तथा छोटे छोटे फार्मों में भी चावल की कृषि की जानी संभव होती है। उच्च वर्षा अथवा सिंचाई के क्षेत्रों में इसकी कृषि के कारण उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत कम रहती है, क्योंकि पूंजी निवेश कम रखा जाता है तथा घरेलू श्रम के द्वारा परिवार के सदस्य अपने श्रम के निवेश के द्वारा इस फसल को सस्ते में उत्पादित कर लेते हैं। क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक दृष्टि से चावल की कृषि दो प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है। एक उच्च भूमि की चावल कृषि तथा दूसरी निम्न भूमियों की चावल कृषि। उच्च भूमियों में शुष्क प्रकार के चावल या धान की खेती की जाती है। ये पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर वर्षा के जल को रोककर और थोड़ा बहुत वर्षा के झरनों इत्यादि के जल को डाइवर्ट करके थोड़ी बहुत सिंचाई करके भी यह कृषि की जाती है। ऐसी उच्च भूमि की कृषि को प्राय शुष्क धान कृषि भी कहा जाता है और इससे केवल विश्व की करीब 10% के धान उत्पादन ही हो पाता है। विश्व का अधिकांश धान निम्न भूमि या दलदली चावल स्वैम्प राइस या पैडी आर्द्र चावल पैडी की कृषि के अंतर्गत आता है तथा यह 90% चावल के उत्पादन हेतु जिम्मेदार है। ऐसे धान को 100 से 140 दिनों में
की अवधि में उत्पादित किया जाता है। धान की बुआई के तरीके अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से बुआई के तरीके प्रचलित हैं। एक विधि है जिसमें धान के बीज बिखेर कर ब्रॉडकास्ट विधि द्वारा धान की बुआई की जाती है। इसमें अपेक्षाकृत कम श्रम की आवश्यकता होती है। कम उपजाऊ मृदा के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत न्यून गुणवत्ता के चावल या धान का उत्पादन इस विधि से किया जाता है। विश्व के अधिकांश धान का उत्पादन ट्रांसप्लांटेशन अथवा रोपण विधि द्वारा होता है। इसमें घर के आसपास छोटी छोटी क्यारियों में चावल के बीजों को बोया जाता है तथा लगभग 4 हफ्तों के बाद जब 15 सेंटीमीटर अथवा आध फुट के आसपास धान की वृद्धि हो जाती है तो उसे उखाड़कर खेत में पुनः रोपण किया जाता है। यह रोपण मुख्यतः मानवीय श्रम पर आधारित होता है तथा इसमें महिलाओं पर आधारित श्रम की मुख्य भूमिका रहती है। अच्छे गुणवत्ता का तथा उच्च उत्पादकता का चावल इस विधि से अधिकतर उगाया जाता है। वैसे दक्षिणी भारत में ड्रिल अथवा छिद्रण विधि द्वारा भी कुछ क्षेत्रों में कुछ भागों में धान की बुआई की जाती है। धान के बुआई की एक जापानी विधि भी है जिसमें 2 से 3 गुना धान के उत्पादकता होती है। धान की प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता उच्च होती है जिसके कारण यह बड़ी सघन जनसंख्या का पेट भरने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त इसकी कृषि की एक और विशेषता है। जिन क्षेत्रों में धान की कृषि होती है वहाँ सुनिश्चित वर्षा अथवा आर्द्रता की आपूर्ति की दशा में प्राय 2 या कई स्थानों पर 3 बार एक वर्ष में धान की फसल उत्पादित की जाती है। बांग्लादेश, भारत के बंगाल, उड़ीसा, असम तथा आसपास के राज्यों में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां 3 बार साल में धान की कृषि की जाती है। इन्हें अलग अलग मौसम के अनुसार इन धान की फसलों को अलग अलग नाम भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए मई जून में बोई गई तथा सितंबर अक्टूबर में काटी गई अपेक्षाकृत उच्च भूमियों की धान को ओस कहा जाता है, AUS ओस। जबकि मानसून काल में न अपेक्षाकृत शीतकाल में बोई जाने वाली फसल को अमन कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण धान की फसल है जो निम्न भूमियों में अपेक्षाकृत जहाँ आर्द्रता अधिक पाई जाती है वहाँ उगाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में नमी की सुनिश्चित उपलब्धता होने पर तीसरी धान की फसल भी ली जाती है जिसे पूर्वी भारत और बांग्लादेश में बोरो धान भी कहा जाता है। यह दिसंबर जनवरी में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यह धान की यह फसल अपेक्षाकृत तेजी से उगने वाली, तेजी से बढ़ने वाली प्रकार वैरायटी की धान होती है। अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी एशिया में स्थित चीन, दक्षिणी एशिया में स्थित भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित इंडोनेशिया तथा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश मिलकर विश्व की करीब 70% धान का उत्पादन करते हैं। अकेले चीन में 25 से 30% धान होती है, जबकि भारत में दुनिया की करीब 5वें हिस्से की धान उत्पादित की जाती है। किंतु सकल उत्पादन की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादकता में
काफ़ी अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए कोरिया में प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन 6,900 किलोग्राम से भी अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भागों में जहाँ कहीं धान का उत्पादन होता है वहाँ इसकी उत्पादकता 6,300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक है। इसी प्रकार जापान में 6,200, चीन में 6,000 से ऊपर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन होता है। लेकिन भारत में इसके औसत उत्पादकता 3,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम है। 2,800 साढ़े 2,700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होती है। इस प्रकार धान की उत्पादकता को लेकर काफ़ी क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। अगर धान की खपत को देखा जाए तो जहाँ यह खाद्यान्न उत्पादित किया जाता है उन क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण स्थानीय मांग का उच्च स्तर पाया जाता है। इसलिए धान का 95% उत्पादन स्थानीय रूप से ही खप जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका बहुत कम अंश, बहुत छोटा हिस्सा ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बन पाता है।